नमस्कार। लोक दर्पण पर प्रस्तुत है धारावाहिक कुलक्षणी नार की 37वीं कड़ी। इससे पहले आपने धारावाहिक की 36 कड़ियाँ देखी। यदि आपने अभी तक लोक दर्पण पर इस कहानी के पूर्व के अंक नहीं देखे हैं तो आज ही लोक दर्पण पर कहानी के पहले के भाग अवश्य देखें। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। शाम के समय धनीराम अपने घर पहुंच गया। घर पर रधुली उसका इंतजार कर रही थी। रधुली ने धनीराम के लिए चाय बनाई। चाय पीते पीते धनीराम ने रधुली से कहा, सन्नी की ईजा रवि के रिश्ते की बात तो करीब करीब पक्की हो चुकी है। तेरे रवि की होने वाली बहू भी आज मायके आई थी, उससे भी बातचीत हो चुकी है। हीरालाल जी और उनकी घरवाली कह रही थी कि अपने लड़के को एक बार घर बुला लो। काशीराम और उनकी पत्नी भी रवि को देख लेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि विजयदशमी से पहले रवि और सन्नी को घर बुला लेता हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो विजयदशमी के दिन ही 8-10 आदमी ले जाकर रवि और मंजू की शादी कर देंगे। रधुली ने कहा, पहले एक बार काशीराम के पास जाकर उनसे पूछ तो लेते, कहीं उन्होंने कोई अड़चन खड़ी कर दी तो जग हंसाई होगी। धनीराम ने रधुली को विश्वास में लेते हुए कहा, ये काम मैंने हीरालाल जी को सौंप दिया है। वे अगले हफ्ते अपनी लड़की को छोड़ने वहाँ जाएंगे। अगर ज़रूरी हुआ तो मैं भी वहाँ जाकर काशीराम जी से आगे की बातचीत करके आ जाऊँगा। यह सुनकर रधुली ने भी इस बात के लिए अपनी सहमति दे दी। धनीराम ने उसी शाम अपने बड़े लड़के को चिट्ठी लिखी कि रवि का रिश्ता मंजू से तय होने वाला है, इसलिए विजयदशमी से पहले वह छुट्टी लेकर बच्चों सहित घर पहुंच जाए। ऐसे ही पत्र उसने रवि को भी लिखा। अगली सुबह उसने बाजार जाकर दोनों पत्र पोस्ट कर दिए। एक सप्ताह बाद हीरालाल मंजू को लेकर उसकी ससुराल जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने हीरालाल और नंदुली से एक बार फिर धनीराम के बेटे के साथ मंजू के भावी रिश्ते के विषय में बात की। उसने काशीराम को बताया कि धनीराम का लड़का आप दोनों को भी आजीवन अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गया है। यदि आप लोग चाहते हैं तो लड़के को बुलाकर उससे खुद भी बातचीत कर लो। काशीराम ने सोचा, हमारे मरने के बाद भी तो इस ज़मीन जायदाद को कोई न कोई भोगेगा ही, इसलिए अपने जीते जी ही इसका वारिस ढूंढ लिया जाए तो चैन से मर तो जाएंगे। शाम को काशीराम की पत्नी के मन में न जाने ऐसा विचार क्यों आया कि अगर कभी उसका बेटा घर वापस आ जाए तो वह क्या सोचेगा। अभी तो उसकी उम्र ही क्या है। उसने काशीराम को भी यह बात बताई कि हम लोग इस काम में बहुत जल्दी कर रहे हैं। आप धनीराम जी को बुलाकर यह बता दो कि वे अपने लड़के से एक बार उसकी बातचीत करवा दें। हम बहू के सामने ही उससे भी यह बात बता देंगे। काशीराम को नंदुली की बातों में भी कुछ सच्चाई नज़र आ रही थी। भावावेश में वह अपनी बहू के जीवन के बारे में तो अच्छा सोच रहे थे, लेकिन यह सुनकर उसे भी ऐसा लगा कि कहीं न कहीं हम अपने बेटे कुबेर के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। काशीराम ने हीरालाल को यह बात बताई तो उसकी भी उलझन बढ़ गई। उधर वह धनीराम को जुबान दे चुका था और इधर काशीराम और उसकी पत्नी के मन में यह नया संदेह उत्पन्न हो चुका था। मंजू को भी उसकी सास ने जब यह बात बताई तो उसकी भी बेचैनी बढ़ गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी बनी बनाई योजना पर
नंदुली की इस सोच से पानी फिरने वाला है। आखिर चारों इस बात पर सहमत हुए कि पहले धनीराम को बुलाकर उनसे भी इस बारे में राय मशविरा कर लेते हैं। इसके बाद ही आगे किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। बेटी के भविष्य की बात थी। न चाहते हुए भी अगली सुबह हीरालाल को इस मसले पर बातचीत करने के लिए धनीराम के घर जाना पड़ा। हीरालाल के मुख से धनीराम ने जब काशीराम की यह बात सुनी तो उसे यह सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसने तो जल्दीबाजी में अपने दोनों बेटों को इस रिश्ते की सूचना भी भेज दी थी। हीरालाल ने धनीराम को बताया कि काशीराम आपसे इस बारे में कुछ ज़रूरी बात करके ही आगे का फैसला करेंगे। अगले दिन शाम को हीरालाल धनीराम को साथ लेकर काशीराम के घर पहुंच गया। गांव के लोगों में भी अब इस बात को लेकर सुगबुगाहट होने लगी कि आखिर धनीराम बार बार काशीराम के घर के चक्कर क्यों लगा रहा है। भरोसेलाल और राम बिहारी गांव के दो ऐसे ही बुजुर्ग थे जिनकी नज़र गांव के हर बुरे भले काम पर रहती थी। शाम को जैसे ही इन्होंने हीरालाल और धनीराम को काशीराम के घर की ओर जाते देखा तो वे दोनों भी इस बात का भेद लेने के लिए उनके पीछे पीछे काशीराम के घर की ओर चल पड़े। नंदुली की नज़र उन पर पड़ी तो उसने काशीराम को रसोई घर में बुलाकर हिदायत दी कि गलती से भी गांव वालों के सामने इस रिश्ते की बात न छेड़ देना, नहीं तो लोग 10 तरह की बातें बनाएंगे। उसने काशीराम को यह भी समझाया कि समधी जी और धनीराम जी को भी यह बात समझा दो। काशीराम ने बाहर आकर हीरालाल और धनीराम को भी सचेत कर दिया। मंजू ने सभी के लिए भोजन पानी का जिम्मा संभाल रखा था। पांचों बुजुर्ग काशीराम के घर के आंगन में बैठकर चाय तंबाकू पी रहे थे। नंदुली को संदेह था कि काशीराम के भोलेपन का कहीं हीरालाल और धनीराम अनुचित फ़ायदा न उठा लें, इसलिए नंदुली जल्दी जल्दी गौशाला के काम निपटाकर घर आ गई। भरोसेलाल ने भेदिया लहजे में धनीराम से पूछा, अरे पंडित जी, आज तुम्हारी दौड़ किधर? धनीराम बोला, मैं काशीराम जी के बैलों की जोड़ी का सौदा करने आया था। राम बिहारी बोला, बैल तो बड़े गजब के हैं जी। इस इलाके में इतनी अच्छी बैलों की जोड़ी न मिलेगी। काशीराम जी 150 बीघा जोतते हैं इन्हीं से। धनीराम जी बोले, हाँ सुना तो है, लेकिन पंडित जी ने कीमत भी तो बहुत भारी कर रखी है इनकी। भरोसेलाल बोला, क्या कीमत रखी है पंडित जी ने इनकी? धनीराम ने कहा, 1500 मांग रहे हैं, पर मेरे पास इतने रुपए कहाँ हैं। मैंने सुना है तुम्हारे पास भी एक जोड़ी बैल हैं। भरोसेलाल बोला, मेरे पास भी हैं, पर इनकी टक्कर के नहीं हैं। काशीराम को मालूम था कि ये दोनों ऐसे तो घर से उठेंगे नहीं। धनीराम ने इन्हें सही जवाब दिया है। इन दोनों भेदियों से मुक्ति पाने के लिए काशीराम ने धनीराम और हीरालाल से कहा, चलो पंडित जी, पहले इनके बैल ही देखकर आ जाते हैं। इसके बाद सभी वहाँ से उठकर भरोसेलाल के बैलों की जोड़ी को देखने निकल गए। धनीराम ने बैलों को देखते ही कहा, ये तो बहुत बूढ़े हैं,
फिर भी कीमत क्या रखी है आपने इनकी? भरोसेलाल बोला, पंडित जी के बैलों से 400 कम है। धनीराम ने मजाक में कहा, ये तो मुफ्त में भी ले जाने लायक नहीं है पंडित जी। ये तो हलवाई से ही हल खिंचवाने की उम्र के हो चुके हैं। यह कहकर धनीराम, हीरालाल और काशीराम जोर जोर से हंसने लगे और इसके बाद वे अपने घर लौट आए। रात हो चुकी थी। मंजू और नंदुली ने रात का भोजन तैयार कर लिया था। भोजन करते समय धनीराम ने काशीराम से पूछा, पंडित जी, आपने बुलाया था, बताओ क्या सलाह बनी आप लोगों की? काशीराम ने कहा, देखो, आप लोग यह न समझना कि काशीराम अब अपनी बात से मुकर रहा है। मैं चाहता हूँ कि हमें कुछ दिन अभी कुबेर का इंतज़ार कर लेना चाहिए। अभी 1.5 साल के करीब ही हुआ होगा उसकी शादी के। अगर इस बीच वह घर वापस लौट आया तो फिर वह क्या सोचेगा? फिलहाल आप अपने लड़के को घर बुलाकर हमसे मुलाकात करवा दो। हम दोनों भी आपके लड़के से बातचीत कर लेंगे। अगर कुबेर 1 आध साल तक वापस न लौटा तो अगले साल विजयादशमी को इन दोनों का रिश्ता पक्का कर देंगे। मंजू भी यह सब बातें ध्यान से सुन रही थी। वह तो रवि से मिलने के लिए मचल रही थी। यह सुनकर कि अब उनके मिलन में 1 साल से अधिक का समय और लग सकता है, वह मन ही मन बहुत व्याकुल थे। फिर भी उसने बड़ों के सामने अपना मुंह बंद रखना ही उचित समझा। नंदुली को भी काशीराम की बात सही जंची। हीरालाल ने